हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी के। ये लास्ट चैप्टर है सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये लास्ट चैप्टर है जिसके मेरे को पीवाईक्यूज अपलोड करने थे और मैंने कर दिए। और मैं आपको बता दूं, मैं सीबीएसई के हर चैप्टर, एसएसटी का जो सिलेबस है उसका हर चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ विद नोट्स, साथ में उसके एमसीक्यू। आपको ऐसा कभी नहीं मिलता, आपको मिलते हैं कि सीधा इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने हर एक चैप्टर के अलग एमसीक्यू अपलोड किए हैं, ठीक है। और ऐसा मैंने क्यों किया है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा ना लगे कि यार ये एमसीक्यू तो मेरा देखा हुआ है ही नहीं, ये तो मेरे को आता ही नहीं है। इसलिए मैंने एक चैप्टर के अलग से, हर चैप्टर के अलग अलग एमसीक्यू अपलोड किए हैं। साथ में मैंने चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज अपलोड किए हैं, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और इस चैप्टर के अंदर से ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार आए हैं और आगे भी जिनका चांस है, ठीक है। तो सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक्सप्लेनेशन का भी, साथ में उनकी जो एमसीक्यू है उनका भी, और साथ में उनके पीवाईक्यूज देखना बिल्कुल मत भूलना। 100% मार्क्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज, ठीक है जी। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही है ये है कि आपको ये बताना है कि एक एमएनसी दूसरी कंट्री के अंदर अपना प्रोडक्शन कैसे कंट्रोल कर सकती है, अपना प्रोडक्शन कैसे स्प्रेड कर सकती है, अपने प्रोडक्ट को कैसे स्प्रेड कर सकती है। 2010 में, 16 में, 13 में, 14 में, 17 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और मैंने ये जानबूझ के अलग अलग क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा ना हो आपके एग्जाम में कि यार आपको क्वेश्चन आता हो बट क्योंकि आपको समझ ना आया हो कि ये क्वेश्चन में यही पूछा गया, इसके लिए आप छोड़ के आ जाओ। इसलिए मैंने जानबूझ के अलग अलग लैंग्वेज भी लिखी हुई है, जो बिल्कुल ही एज इट इज़ अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन आया था वो भी लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इसका आंसर देखो सिंपल है। एक जो एमएनसी है वो दूसरी कंट्री के अंदर अपना प्लांट सेटअप कर सकती है 3 तरीके से। पहला, वो क्या कर ले, लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ले, ओके। दूसरा तरीका है कि वो लोकल कंपनी को खरीद ले, या तीसरा तरीका है वो लोकल कंपनी को एज अ सप्लायर यूज़ कर ले। सिंपल सा। अगर वो लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है ना, तो इससे लोकल कंपनी को भी फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है, उनको एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, न्यू मशीन वगैरह मिल जाती है, और साथ ही में उनको न्यू टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है जिससे वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर पाए। बड़ा सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एग्जाम्पल ये लिख रखा है कि जो एमएनसी है, ठीक है, जैसे कारगिल फूड्स है, अमेरिका की एक कंपनी है, उसने क्या किया, हमारे इंडिया की पराग फूड्स को ख़रीद लिया है, ठीक है। और जो लोकल कंपनी है उसको सप्लायर कैसे यूज़ कर सकती है, जैसे मैं बताता हूँ। मैंने कुछ टाइम के लिए एज अकाउंटेंट वर्क किया था एक कंपनी में, एक फर्म में। वो क्या करती थी, इंडिया की कंपनी थी, और वो जो एडिडास के लिए, रिलैक्सो के लिए और भी बहुत सारी कंपनी के लिए शूज़ बनाती थी। और जो रिलैक्सो, जो एडिडास है, वो अपना टैग लगाकर बेच देती थी, ठीक है। तो बनाया तो उन्होंने ही नहीं, बनाया तो हमारी कंपनी ने, बट उन्होंने टैग लगा दिया, यानी वो हमें एज अ सप्लायर यूज़ कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2013 और 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और नीचे भी लिखा हुआ है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन का कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होता है और प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा होता है। मैंने एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि ग्लोबलाइजेशन से वर्कर को क्या फ़ायदा होता है। देखो, कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होता है, उसको ज़्यादा वैरायटी मिल रही है, ठीक है, उसको सस्ते दामों पर चीज़ें मिल रही है, उसको अलग अलग ब्रांड मिल रहे हैं, ठीक है। ये फ़ायदा हो रहा है हमारे कंज्यूमर को। प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा हो रहा है, पहली बात तो वो अब वो भी जा सकता है दूसरी कंट्री के अंदर, अपना प्लांट लगा सकता है, बिजनेस कर सकता है, यानी उसका मार्केट एक्सपेंड होगा। दूसरी बात है कि जो एमएनसी आ रही है इंडिया के अंदर, वो अपने साथ न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, तो हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर है उनको न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी, साथ ही में उनको एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, ठीक है। मान लो मैंने बोला ना कि एमएनसी जब आती है इंडिया की कंपनी के साथ, लोकल कंपनी के साथ क्या करती है, पार्टनरशिप करती है। तो जब वो पार्टनरशिप करेगी तो कुछ पैसे भी तो देगी, अपना भी तो इन्वेस्टमेंट करेगी, है ना एमएनसी। तो ये होगा। और अब हम देखेंगे कि वर्कर को क्या फ़ायदा होता है। वर्कर को भी फ़ायदा होता है। कैसे वर्कर को फ़ायदा होता है इंडिया के वर्कर को, पहली बात तो वो अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलते हैं। जितनी ज़्यादा एमएनसी होगी उनको उतने ज़्यादा वर्कर चाहिए होंगे, और जितने ज़्यादा वर्कर लगेंगे काम पे वो बेरोज़गारी से निकलेंगे, ठीक है। तो एक तो वो अनएम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलते हैं, ऊपर से उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट एमएनसी को अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या कर रही है। तो पहली बात तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हर जगह, हर स्टेट में ट्राई कर रही है कि SEZ बनाइए। SEZ क्या होता है, इसे कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर गवर्नमेंट ये देखती है कि वहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे आती हो, पानी 24 घंटे आते हो, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो, स्टोरेज बहुत अच्छा हो, क्योंकि पूरे इंडिया में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है इस टाइम तो, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो कुछ कुछ एरिया में ऐसा करती है ताकि वहाँ पर जो एमएनसी है, दूसरी कंट्री की कंपनियाँ हैं, वो वहाँ पर अपना प्लांट वगैरह लगा सके, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात है, गवर्नमेंट है ना, जो अपनी रिस्ट्रिक्शन है वो भी हटाती है,
ठीक है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन कम कर रही है, जैसे कोई एमएनसी इंडिया के अंदर आए तो उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी कर रही है। इसका मतलब क्या है, देखो एमएनसी किस लिए आ रही है इंडिया के अंदर, प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, बी वेरी क्लियर, वो पैसे कमाने के लिए आ रही है इंडिया के अंदर। जब वो इंडिया के अंदर पैसे कमाने के लिए आ रही है तो वो क्या चाहेगी कि लेबर सस्ते से सस्ते हो। तो हमारी गवर्नमेंट कुछ है ना रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि आप लेबर से इतना काम नहीं करवा सकते, इतना काम नहीं करवा सकते, आपको इतनी सैलरी देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट है ना ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये हटा रही है और फ्लेक्सिबल लेबर लॉ ला रही है, जिससे जो एमएनसी है उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बोल रही है जी उनको परमानेंट रखो, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट एमएनसी को ये बोल रही है कि परमानेंट रखना पड़ेगा आपको हमारी कंट्री के लोगों को, जो भी वर्कर आपके कंपनी में काम करेंगे, तो एमएनसी तो वहाँ अपना प्लांट लगाएगी नहीं। एमएनसी क्या चाहती है कि जो बंदे हो वो टेम्परेरी लगे, परमानेंट ना लगे। क्योंकि बंदा परमानेंट लग गया ना तो वो फिर है ना क्या करता है कि उसे पता है हर महीने काम सैलरी मिल रही होती है। जैसे हमारे सरकारी जो ऑफिस में बैठे होते हैं उनको पता है महीने में सैलरी मिल रही है, तो वो काम करे ना करे उनके लिए एक बराबर है। तो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2017 में और 2011 में आया है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक जो एमएनसी है वो दूसरी कंट्री में अपना प्लांट सेटअप करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखती है और किन किन चीज़ों के बारे में सोचती है। 3 चीज़ों के बारे में सोचती है, 3 कंडीशन के बारे में सोचती है। पहली तो लेबर, दूसरा मार्केट, तीसरा गवर्नमेंट पॉलिसी। मान लो मैं हूँ एक कंपनी हूँ इंडिया की, मैंने क्या किया, मैं ना अमेरिका में अपना प्लांट लगाना चाहता हूँ, तो मैं क्या क्या चीज़ें देखूंगा। पहली बात तो लेबर, कि वहाँ पर मेरे को लेबर मिल पाएंगे, सस्ते लेबर मिल पाएंगे, स्किल्ड लेबर मिल पाएंगे, ठीक है। दूसरा है मार्केट, मैं ये देखूंगा कि यार मैं जो बना रहा हूँ वहाँ पर जो बनाऊंगा वहाँ पर लोग खरीदेंगे भी नहीं खरीदेंगे, मार्केट है वहाँ पर या नहीं है, और मेरे को ऐसा तो नहीं है कि बेचने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये देखूंगा मैं। तीसरी चीज़ है गवर्नमेंट पॉलिसी, क्या गवर्नमेंट मेरे को अलाउ भी करती है। ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट मेरे को थोड़ा ये बोलेगी कि जी नहीं अपने वर्कर से आपको इतना ही काम करवाना पड़ेगा, सिर्फ 2 घंटे काम करवा सकते हो, 3 घंटे काम करवा सकते हो, ऐसा तो नहीं है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी तो यानी लेबर, आपकी मार्केट और तीसरा गवर्नमेंट पॉलिसी, ये चीज़ें तीनों कंडीशन एक एमएनसी देखती है एक कंट्री में एंटर करने से पहले। ओके जी। नेक्स्ट है कि आपका ये भी 2015 में, 2016 में, 2014 में, 2017 में और 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 5-5 बार आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी का ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में क्या रोल है। तो मैं आपको बता दूं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। बड़ा छोटा सा आंसर है इसका, ठीक है, कि रैपिड इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ मेजर फैक्टर दैट स्टिमुलेट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। इसका मतलब है कि जो रैपिड इंप्रूवमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई है वैसे वैसे डिलीवरी भी फास्ट हो रही है चीज़ों की और दूर दूर हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर कर पा रही है, तो कॉस्ट भी कम लग रही है। तो ये फ़ायदा हो रहा है हमारी टेक्नोलॉजी का, जिससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है। अब आपको पता है अमेरिका से कोई चीज़ मंगवाने पर आपको ज़्यादा पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, तो आप अमेरिका से मंगवाओगे, है ना। तो टेक्नोलॉजी के इंप्रूवमेंट से पॉसिबल हो पाया। और साथ में टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, यानी कम्युनिकेशन ने, इंटरनेट वगैरह ने, कंप्यूटर ने बहुत बड़ा रोल निभाया है इस चीज़ को लाने में, ठीक है, ऐसा सिनेरियो लाने में, आज की कंडीशन लाने में जिसमें हम किसी भी कंट्री से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। इससे हम ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आज आपको पता है अमेरिका में कोई फ़ोन लॉन्च हो रहा है जो बहुत ही अच्छा है, तो आप डायरेक्टली उससे ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। किसकी मदद से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। और आपको पता कैसे चला कि अमेरिका में फ़ोन लॉन्च हो रहा है? ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन। ये देखो लिखा हुआ है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, एंश्योर द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर, सपोर्ट द स्टेटमेंट। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन और 2010 में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि जो पहली बात तो फेयर ग्लोबलाइजेशन होता क्या है मैं ये बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो आपको पता ही है कि एमएनसी हमारे इंडिया के अंदर आती है। मान लो एमएनसी कोई इंडिया के अंदर आई, अब है ना एमएनसी जो आ रही है वो अपना प्रोडक्ट बहुत सस्ते दामों पर दे रही है, और वही ऐसे ही प्रोडक्ट जो हमारे इंडियन लोकल प्रोड्यूसर बनाते हैं उनकी चीज़ें कोई खरीद नहीं रहा, क्योंकि जो एमएनसी आ रही है वो अच्छी क्वालिटी और सस्ती चीज़ें दे रही है। तो इससे हमारे लोकल प्रोड्यूसर को नुकसान हुआ नहीं हुआ? तो यानी ग्लोबलाइजेशन के कुछ नुकसान भी है। तो हम इन ग्लोबलाइजेशन के नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं और एक कैसी एक कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं जिससे इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर सबको फ़ायदा हो, यानी फेयर ग्लोबलाइजेशन हो, एमएनसी को भी फ़ायदा और हमारे लोकल प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा। ऐसा गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? देखो, फेयर ग्लोबलाइजेशन क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल and also ensure that the benefits of the globalization are shared better. The government can play a major role in making this possible. Some of the step
दैट द गवर्नमेंट टेक आर, मतलब क्या क्या स्टेप ले सकते हैं गवर्नमेंट फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए, ये सारे के सारे पॉइंट है। पहली बात तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि लेबर लॉ का ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो, ठीक है, ऐसे ना हो कि 24 घंटे में से 20 घंटे काम करवा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोकल प्रोड्यूसर को भी सपोर्ट करना चाहिए। देखो एमएनसी आ रही है, एमएनसी से हमारे लोकल प्रोड्यूसर को थोड़ा नुकसान होता है, तो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि जो एमएनसी है वो बहुत ज़्यादा आ रही है इंडिया के अंदर, लोकल प्रोड्यूसर को बहुत नुकसान हो रहा है, तो वो ट्रेड बैरियर और इन्वेस्टमेंट बैरियर भी लगा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारी जो ये गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको WTO के साथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये तय करना चाहिए कि फेयर रूल्स बनाए, ठीक है, जिससे सबको फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो रिच कंट्री है, डेवलप कंट्री है, उनको ही फ़ायदा हो, ठीक है। और WTO के अंदर से जो डोमिनेशन है डेवलप कंट्री का, उनको कम करना चाहिए। ये सारे के सारे स्टेप लेने चाहिए जिससे फेयर ग्लोबलाइजेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रोल ऑफ एमएनसी बताना है कि एमएनसी का क्या रोल है इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो मैं आपको बता दूं एमएनसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेजर रोल निभाती है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। वो एमएनसी सिर्फ एक फिनिश प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में नहीं बेचती, साथ ही में वो क्या करती है, दूसरी कंट्री में प्रोड्यूस भी करती है, ठीक है। अलग अलग कंट्री में छोटे छोटे पार्ट बनते हैं, जैसे मान लो मेरे को कार बनानी है तो चाइना में उसके पार्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पर पेंट हो रहा है, यहाँ पर फिर अफ्रीका में असेंबल हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, यानी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको अलग अलग में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो वर्ल्ड है वो पास में आता है, मार्केट अक्रॉस द कंट्री, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब इंटीग्रेशन होता है कंट्रियों का, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, दो कंट्री के बीच में टेक्नोलॉजी भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा हो पाया है सिर्फ और सिर्फ एमएनसी की वजह से, ठीक है। एक कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो दूसरी कंट्री में जा पाती है बिकॉज ऑफ एमएनसी, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये भी 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है कि ये बताना है कि ग्लोबलाइजेशन का हमारी इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है। पॉजिटिव भी बताना है, नेगेटिव भी बताना है। तो पॉजिटिव तो आपको पता ही है, प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है, ठीक है, अपनी मार्केट एक्सपैंड कर सकते हैं, वर्कर को फ़ायदा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट से निकलते हैं, बायर को फ़ायदा होता है, उसको ज़्यादा वैरायटी की चीज़ें कम प्राइस पे मिलती है, ठीक है। साथ ही में न्यू टेक्नोलॉजी आती है, हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अलावा भी जो हमारे प्रोड्यूसर है वो बाहर जा सकते हैं, तो ये फ़ायदा होता है सारा का सारा। कुछ नेगेटिव प्रभाव भी हैं। क्या प्रभाव है, नेगेटिव क्या इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन के। पहला जो नेगेटिव इफेक्ट तो ये है कि हमारे लोकल प्रोड्यूसर जो है वो कम्पीट नहीं कर पाते एमएनसी से, इसकी वजह से वो बिजनेस सेटअप अपना बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन में जो एमएनसी है ना, वो ज़्यादातर जो चीज़ें बनाती है वो रिच लोगों के लिए बनाती है, पुअर लोगों को इसका ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि आपको पता ही है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कार ब्रांड है, फरारी हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, पोर्श हो गया, ठीक है, मज़राटी हो गया, ये सारे सारे रिच लोगों के लिए ही है, तो पुअर लोगों को इतना ज़्यादा भी फ़ायदा नहीं होता ग्लोबलाइजेशन से। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि जो एमएनसी होती है ना, ठीक है, जो एमएनसी होती है वो वर्कर को परमानेंट नहीं रखती, टेम्पररी रखती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक नेगेटिव इफेक्ट है कि जो वर्कर है वो कभी भी हटा देंगे वो, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन ऑल ओवर इंडिया आया हुआ है 2017 में, कि लिबरलाइजेशन क्या है और लिबरलाइजेशन के 4 इफेक्ट बताओ हमारी इंडियन इकोनॉमी पे। सबसे पहले तो लिबरलाइजेशन बताने से पहले मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर क्या होता है, एक तरह से टैक्स कह सकते हो। देखो चाइना से कोई चीज़ आ रही है, मेरे को नहीं लेनी वो चीज़, मतलब हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि चाइना से कोई भी चीज़ ना आए, क्योंकि चाइना से चीज़ें आती है सस्ती, इससे होता है हमारे इंडियन प्रोड्यूसर को नुकसान। तो इसलिए जो चीज़ आ रही है ना चाइना से, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स बढ़ा देगी। टैक्स बढ़ा देगी यानी मान लो वो चीज़ 10 रुपये की है, उस पर 1000% टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब क्या होगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, तो इंडिया में उसे कोई ख़रीदेगा नहीं, है ना। तो इंडिया में जो लोग हैं वो इंडियन जो लोकल चीज़ें हैं उन्हीं को ख़रीदेंगे, चाइना से आई हुई चीज़ें नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करती है, ठीक है, वो ट्रेड देखती है। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि यार बाहर से जो चीज़ आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन वगैरह है, तो वो उस पर टैक्स 0% कर देगी। बट अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिससे हमारे लोकल प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स बढ़ा देगी। तो ऐसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। अब सुनो लिबरलाइजेशन क्या होता है, रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। जब गवर्नमेंट इन बैरियर वगैरह को, ट्रेड बैरियर को जब रिमूव कर देती है तो इसी को कहते हैं लिबरलाइजेशन। जितना ज़्यादा गवर्नमेंट, मान लो अभी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगानी है, गवर्नमेंट फिर हटाती जा रही, तो हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा लिबरल बन रही है, ठीक है। और एक गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हमारे इंडिया के अंदर कब लेकर आई थी, 1991 में। याद रखना है आपको, गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई थी जिसे कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये गवर्नमेंट क्यों लेकर आई थी, ताकि हमारी इंडिया के अंदर क्या हो सके, दूसरी जो MNC है वो आ सके।
ठीक है। अब इंडिया के अंदर क्या इफेक्ट हुआ इस ग्लोबलाइजेशन ये एलपीजी का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। तो पहला इफेक्ट तो ये हुआ कि जो एमएनसी थी वो इंडिया के अंदर आकर सेटअप होने लगी, ठीक है। जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर थे वो भी दूसरी कंट्रियों में जाने लगे। तीसरा फ़ायदा हुआ हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आई और बायर को फ़ायदा हुआ कि उनको वैरायटी ऑफ ब्रांड्स मिले और बढ़िया क्वालिटी के चीज़ें चीप प्राइस पे मिली, चीप रेट्स पे मिली, या रीज़नेबल कह सकते हो आप, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट तो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ हैज़ द फॉरेन ट्रेड हैव बीन इंटीग्रेटेड मार्केट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज़। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 भी आया हुआ है, यानी 2018 का, 2012 का, 2015 का और ऑल ओवर इंडिया 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कि ये बताओ कि जो हमारी एमएनसी है या जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो कैसे प्रोडक्शन करती है अपना दूसरी पूरी की पूरी कंट्रीज़ में, एग्जांपल के साथ समझाना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है। जब गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा हो ना, परचेज या सेल हो रहा हो अक्रॉस द जियोग्राफिकल बाउंड्री, यानी जियोग्राफिक, जैसे इंडिया की बाउंड्री है, इंडिया की बाउंड्री के बाहर हम जब किसी से ट्रेड करते हैं तो इसी को कहते हैं फॉरेन ट्रेड, ठीक है। फॉरेन ट्रेड से क्या होता है कि जो चीज़ें हैं वो बॉर्डर से बाहर जाके ट्रेड होती है, ठीक है, और इससे दोनों को फ़ायदा होता है, ओके। इसके कुछ एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है चाइनीज़ टॉय इंडिया के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है कि जो चाइना के टॉय सस्ते टॉय मिल रहे हैं, बट इससे हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर है उसको नुकसान हो रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। दूसरा भी एग्जांपल यूएस का लिखा है रिसर्च वगैरह का, तो वो आप रीड कर लेना। तो इससे हो रही नहीं हो रही हमारा जो मतलब कंट्रीज़ है, कंट्री की मार्केट इंटीग्रेट हो नहीं रही, हो रही। अब हमारे प्रोड्यूसर भी चाइना के अंदर जा सकते हैं, चाइना के प्रोड्यूसर भी इंडिया के अंदर आ रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ डू MNC मैनेज टू कीप द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लो। कैसे जो MNC है वो अपनी चीज़ें जो हैं, यानी अपनी जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते से सस्ते रख पाती है। पहली बात तो वो क्या करती है, चीप और स्किल्ड लेबर, क्योंकि MNC को क्या होते हैं, चीप और स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि जो MNC है वो उसी जगह सेटअप करते हैं अपना प्लांट जहाँ पर क्या हो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करना ना पड़े, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के पास बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच पाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इससे जो हमारे MNC है वो क्या करती है कि अपना प्रोडक्शन जो है की कॉस्ट है वो लो से लो रखती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। पहली बात तो वो देखती है कि चीप से चीप और स्किल्ड लेबर मिले। दूसरी बात वो देखती है कि जो जहाँ पर भी वो प्लांट सेटअप कर रही है वहाँ पर अवेलेबिलिटी हो सारी चीज़ों की और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो, ओके। और गवर्नमेंट की जो लेबर लॉज हो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, ज़्यादा भी टैक्स ना देना पड़े और जो लेबर है उनको भी परमानेंट ना रखना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ हैव आवर मार्केट बीन ट्रांसफॉर्म्ड। हमारी जो मार्केट है वो कैसे चेंज हुई है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। पहले जो है इतनी ज़्यादा फॉरेन की चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती थी, बट आज हमें बहुत ज़्यादा फॉरेन की चीज़ें देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि 1991 में हम एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आए थे। हमने कभी फ्लैट टीवी नहीं सुना था, पहले वो दूसरा टीवी हुआ करता था, बट आज फ्लैट टीवी आ गए, स्क्रीन टच फ़ोन आ गए। ये कैसे आ पाया? क्या हमने स्क्रीन टच फ़ोन इन्वेंट किया? नहीं किया, बट फिर भी हमारे पास आ गया बिकॉज जो मार्केट है वो एक्सपैंड हो पाई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मेन एम है और उसके काम बताओ, ठीक है। पहली बात तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ट्रेड वगैरह के रूल्स और रेगुलेशन को देखने का काम, ट्रेड रेगुलेशन को बनाने का काम इसका होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इसका काम क्या होते हैं, सिंपल सीधी बात है, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये है, ये देखता है कि जो रूल्स और रेगुलेशन है हर कंट्री फॉलो करे ट्रेड से रिलेटेड। और जो WTO वो ये भी ध्यान रखता है कि जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो ट्रेड बैरियर ना लगाए, नो ट्रेड बैरियर, कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में ट्रेड कर सके, ये ध्यान रखता है WTO, ठीक है। बट एक्चुअल में प्रैक्टिस की बात करें ना तो जो WTO है वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्री को बोलता है कि आप रूल्स ढंग से फॉलो करो, आप अपनी पॉलिसी को लिबरलाइज़ करो, बट डेवलप कंट्री को कुछ नहीं बोलता। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि जो अमेरिका है और इंडिया है, मतलब अमेरिका की कोई कंपनी अगर इंडिया के अंदर आ रही है तो जो WTO है वो हमारी कंट्री को ही बोलेगा कि आप अपने ट्रेड बैरियर हटाओ, जिससे जो अमेरिका की कंपनी है यहाँ पर आकर ट्रेड कर सके। बट अगर इंडिया की कोई कंपनी अमेरिका में जाके ट्रेड करना चाहे, क्योंकि आपको पता है अमेरिका एक डेवलप कंट्री है, तो वहाँ पर ट्रेड करने के लिए जाए और वहाँ पर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हो तो WTO कुछ नहीं बोलता,
ठीक है, तो यही है WTO के बारे में। सो यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, शेयर ज़रूर करना। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सिलेबस कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं CBSE का, सारे के सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ विद नोट्स और MCQ भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बड़ा ध्यान से सुनना। पहली बात तो मैं नोट्स के बारे में बता दूँ आपको, नोट्स का लिंक आपको नीचे GP लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, और हो सकेगा तो मैं जल्दी ही वेबसाइट बना दूंगा, वहाँ पर आपको नोट्स की ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, वहाँ से आप डायरेक्टली नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि GP लिंक में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अभी के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, बाकी मैं जल्दी ही ट्राई करूँगा। ठीक है, बाकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है। ठीक है, उस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उसका नाम है मेन पॉइंट टेक। अभी तक मैंने उस चैनल पे कुछ अपलोड भी नहीं किया, एक भी वीडियो उस पर अपलोड नहीं करी, आपको दिख रहा होगा। फिर भी उस पर 1700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, और ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली मेन चीज़ यही है, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो वो ना है, उसके लिए मैंने वो चैनल बनाया। तो मेक श्योर कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितना जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे उतना मैं आपको बता दूं, देखो सिंपल सीधी बात है, क्योंकि मैं पहली वीडियो के साथ ही धमाका मचाने वाला हूं, और वहाँ पर मैं सिर्फ यूट्यूब नहीं और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिससे मैं अर्न करता हूँ। ठीक है, और एक स्टूडेंट भी अर्न कर सकता है बहुत ईजिली। ओके, सो वहाँ पर मान लो मैंने कोई प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया बट नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाई, और आपके पास बहुत बाद में वीडियो आई मेरी, तो इससे क्या होगा, दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि अभी तो जो मैं प्लेटफॉर्म बताऊंगा उस पर इतना ज़्यादा रश नहीं है, इतना ज़्यादा कह सकते हो आप कंपटीशन नहीं है। बट मान लो आपने वीडियो तब देखी जब मेरे 10,000 व्यूज़ हो गए, तो 10,000 में से 1000 बच्चे तो ट्राई करेंगे, नहीं करेंगे? और अगर उस 1000 बच्चे में से आप नहीं हुए तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मेक श्योर कि आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो। मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ उस पर। ठीक है, सो आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, एंड सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, कि आप बिल्कुल एंड के चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, आपका सिलेबस ख़त्म होने वाला है, मैंने भी करवा दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर लाना, ऑल द वेरी बेस्ट।